बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है डिज़ाइन पैटर्न्स पर थोड़ी सी बात की थी। हमने देखा था कि ऐसे पैटर्न्स जो है, ऐसे कोड होते हैं जो कि अक्सर जो है प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है, उसकी रिकरिंग होता है वो, इस वजह से उसको पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए जो है गुड प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट किया जाए, यानी उसका बेस्ट सलूशन जो अवेलेबल है, जो एक्सपर्ट्स ने प्रोवाइड कर दिया है हमें, हम उसको इस्तेमाल करें। ये सिंगल टन पैटर्न उसमें से एक सिनेरियो है जब हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ करें। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमने जो है इंस्टेंस के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है। ये स्टैटिक है क्योंकि हमने जो है इसको सेल्फ के साथ इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हमने इसको सेल्फ के साथ इस्तेमाल नहीं किया है तो ये स्टैटिक है। स्टैटिक है इसका मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें हम, ये हमेशा एक ही इसकी कॉपी बनेगी। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि सिंगल कॉपी होगी, तमाम ऑब्जेक्ट में शेयर्ड होगी इंस्टेंस के नाम से। कंस्ट्रक्टर में हमने जो है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इनिट के नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है पाइथन में। हमने चेक किया कि हमारा इंस्टेंस बना हुआ है, इंस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है। अगर वो बना हुआ है तो हमने जो है इंस्टेंस के वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं करना, हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि जो है इसका एक ऑब्जेक्ट पहले ही बना हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट दोबारा बनाने की कोशिश ना की जाए। अगर इसका ऑब्जेक्ट पहले से नहीं बना हुआ तो हमने एक ऑब्जेक्ट इसका सेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हमने इंस्टेंस के अंदर डाल दिया कि जो है इसकी इंस्टेंस के अंदर सेव कर ले कि जो एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अभी एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। इनिट जो है सिर्फ एक ही दफ़ा चल सकता है, अगर एक से ज़्यादा बार चलाने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। एक ही दफ़ा जब वो चलेगा तो उसकी कॉपी जो है हमने इंस्टेंस के अंदर डाल दी। अब कोई भी क्लास जो है बाद में फ्यूचर में जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, तो गेट इंस्टेंस करके हासिल कर सकता है। वो दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, कंस्ट्रक्टर को बार बार कॉल नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा। जब पहली दफ़ा कॉल होगा तो इंस्टेंस नन होगा, तो उसकी कॉपी बन जाएगी और वो हम इसमें इंस्टेंस के अंदर सेव कर लेंगे। जब दूसरी दफ़ा बनाने की कोशिश करेंगे, इंस्टेंस नन नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर मैंने एक सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बनाया, ये बन गया, प्रिंट करा दिया मैंने। अब मैं दोबारा अगर सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, S2 मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो ये एक्सेप्शन दे देगा कि अब नहीं बन सकता। क्योंकि जब ये चल गया, पहली दफ़ा जब चलेगा तो इंस्टेंस के अंदर सेल्फ चला जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट जो बना है वो चला गया है इंस्टेंस के अंदर। अब मैं दोबारा नहीं बना सकता क्योंकि अगली दफ़ा जब ये चलेगा तो इंस्टेंस में नन नहीं होगा बल्कि कोई और कॉपी पड़ी हुई होगी। तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जैसे यहाँ पे थ्रो किया। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो उस इंस्टेंस का मैं उसको मैं हासिल कर सकता हूँ, गेट इंस्टेंस करके मैं हासिल कर सकता हूँ कि जिसका ऑब्जेक्ट बन गया है वो मुझे दे दो, तो मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, तो वही इंस्टेंस मुझे मिल जाएगा। मुझे उस इंस्टेंस की कॉपी मिल जाएगी, मैं जो बन गया है मैं वो हासिल कर सकता हूँ। ठीक है जनाब स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर मेरा क्वेश्चन है, लेकिन सर ये तो ओवरराइट नहीं हो जाता पाइथन में अगर हम वही वाली वैल्यू को अगेन सेव करें तो? ओवरराइट नहीं होगा ना, हम जो है अगर इसका ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ था तो हम जो है उसको ओवरराइट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल में ओवरराइट नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगर इसका ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, नन नहीं है, यानी इंस्टेंस में कुछ पड़ा हुआ है, नन नहीं पड़ा हुआ, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो जैसे मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की थी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगलटन के, तो ये अलाउ नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। पहली दफ़ा में क्योंकि ये नन मिलेगा तो इसमें जो है हम इंस्टेंस में वैल्यू डाल देंगे। ओवरराइड तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सिंगलटन है। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स हैं। एक्चुअली इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो है ये ज़रूरी है जब अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सिंगलटन को देखा। अब आते हैं हम थोड़ी सी डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए SQLite हम इस्तेमाल करेंगे। इसका पाइथन का डेटाबेस है। अगर आप चाहें तो कोई भी जो है डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ SQLite से इस वजह से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि SQLite जो है ये पाइथन में जब हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो ये साथ साथ इंस्टॉल हो गया है। तो हम जो है SQLite में डेटाबेस कनेक्टिविटी करके देखते हैं। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग SQLite। हमारा सिंगलटन पैटर्न था। ठीक है जनाब, दूसरा टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पे अब थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे। तो हम देखते हैं SQLite इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, SQLite को इंपोर्ट कराएंगे। SQLite ठीक है, इंपोर्ट हो गया। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है डेटाबेस कनेक्टिविटी का। हमारे पास कनेक्ट का मेथड मौजूद है SQLite 3 में, हम उसके थ्रू जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ SQLite 3 डॉट कनेक्ट। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे मेथड मौजूद हैं। मैं अगर देखूँ तो कनेक्ट जब हम करेंगे तो हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करते हुए मुझे जो है डेटा सोर्स बतानी पड़ेगी, यानी मुझे अपने डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा मैं जिस डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल के डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ, school.SQLite। ठीक है, तो ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मैंने दिया है और ये मेरे पास कनेक्शन आ गया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये डेटाबेस से कनेक्शन इसका बन गया। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो ये कनेक्शन बन गया। अगर ये कनेक्शन नहीं बन पाता तो एक एक्सेप्शन थ्रो होती और इसके अलावा कनेक्शन में जो है नन पड़ा हुआ होता। ठीक है, ये कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट। सर ये school.SQL लाइट जो है सर ये कहाँ से आ गई? ये हमारे पास डेटाबेस है पहले से? ये बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। राइट,
अगर नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा, अगर मौजूद होगा तो आप उससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, सेलेक्ट। अच्छा मैं क्रिएट करता हूँ टेबल जी। सर, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का जगह थोड़ा सा समझा दें कि ये मतलब ये डेटाबेस हमारा कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे जाके कनेक्टिविटी होगी इसकी। ये जब आपने जो है एनाकोंडा चलाया है ना, तो एसक्यूएल लाइट जो है इसके साथ ही चल रहा है। ठीक है, इसकी जो है पाइथन का पूरा इन्वायरमेंट चल रहा है, तो इसमें ही जो है ना आपका एसक्यूएल लाइट का सर्वर भी चल रहा है। अभी हम जो है इस, ठीक है, ये एक लाइट वेट डेटाबेस है, तो हम जो है इसको वैसे अलग से भी कनेक्ट करके हम देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही अगर चेक करना चाहें कि इसमें कौन से टेबल्स मौजूद हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको एक दो कमांड्स चलाते हैं ना हम, तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, इंटीजर। ठीक है, ये क्वेरी है, हम इसको रन करते हैं तो इसके लिए जो है एग्जीक्यूट का मेथड मौजूद है, कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ठीक है, तो ये क्वेरी रन हो गई, और इसके बाद जो है कनेक्शन डॉट क्लोज भी कर देते हैं हम। अच्छा, ये इसका अपना प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, ये आप एक्सेस में या एसक्यूएल सर्वर का जो मैनेजर है, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, उसमें नहीं खोल सकते आप। सर ये नीचे स्टूडेंट्स के साथ जो ये तो बनी है एक फाइल। नहीं, ये तो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, ये दूसरी ओके। फाइल है। ठीक है, ये तो हमने जब लास्ट टाइम काम किया था एक्सेस के ऊपर, तो उस वक्त बनी थी। अब मैं चाहूँ तो मैं दोबारा कनेक्शन बना सकता हूँ, और क्यूट मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर सेलेक्ट, या इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यूज जो है आईडी मिसाल के तौर पर 1 दे दें, आईडी के बाद नेम दे दें, एज दे दें। तो ये क्वेरी रन हो गई। अच्छा, ये जब रन होती है ना तो ये हमें एक कर्सर रिटर्न करता है, ये ख़ास तौर पर उस वक्त काम आएगा जब हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे। के तौर पर मैं लिखता हूँ select static from student। तो हमें कर्सर मिला, हम जो है कर्सर के ऊपर फैच का मेथड अप्लाई करते हैं। कर्सर जो है ना, बेसिकली आप यूँ समझें कि डेटाबेस से जो टेबल फैच हुआ है ना, वो मेमोरी में ले आता है पूरा उठा के, और उसके ऊपर आप 1 बाय 1 करके रॉज के हिसाब से आइट्रेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ही रॉ आनी चाहिए उसूलन, और हम जो है इसको फैच करते हैं, कर्सर डॉट फैच। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड उठ के आ गया जो अभी हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, ये एक लिस्ट आई है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना चाहें हम, मिसाल के तौर पर, अच्छा यहाँ पर जो है हम डेटाबेस में जो वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं अभी हार्ड कोड की है हमने, हम चाहें तो इसको इनपुट भी ले सकते हैं।
ठीक है, अब दोबारा से फैच करते हैं। हमें फैच ऑल करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट आ रही है जिसमें टपल्स पड़े हुए, 2 टपल्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है किस तरीके से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हेलो? जी सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नहीं सर, कुछ भी नहीं समझ आया है कि हम ये सर ये डेटाबेस बना क्यों रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आई। डेटाबेस जो है हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो है किसी पर्टिकुलर डोमेन का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्कूल का डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ही टेबल हमने बनाया है अभी, इसके अलावा हम चाहें तो और भी टेबल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने जो तो है किसी दूसरी प्रोग्रामिंग, सॉरी आप बोलें। जी जी। सर यही काम हम जो है ये टेबल्स वगैरह ये तो हम नमपाई में भी और पांडास में, इवन के हम वो पाइथन, सिंपल पाइथन में भी बना गए थे ना। हाँ, देखिए इसमें जो है डेटाबेस के अलग एडवांटेजेस हैं। ठीक है, यू कैन नॉट कंपेयर डेटाबेस विद नमपाई। यहाँ पर जो है पूरी एक स्ट्रॉन्ग जो है मैथमेटिक्स जो है इन्वॉल्व है, रिलेशनल अलजेब्रा इसकी बेस है, जिसकी बेस के ऊपर जो है डेटाबेस में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा डेटाबेस में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि एज जो है 18 से अबव होना चाहिए, सैलरी जो है मिसाल के तौर पर 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तमाम फैसिलिटी डेटाबेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेटाबेस जो है ट्रांजैक्शंस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा डेटाबेस जो है ना वो एक अलग डोमेन है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। डेटाबेस जो है पूरा एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें उसके अलग एडवांटेजेस हैं। यू कैन नॉट कंपेयर नमपाई विद डेटाबेसेस। ठीक है, नमपाई जो है वो मेमोरी में डेटा रख रहा होता है, जबकि डेटाबेसेस में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, नमपाई में जो आप डेटा उठा के ला रहे हो, या मशीन लर्निंग में इंशाल्लाह जब आप लोग काम करेंगे तो आप जो डेटा उठा के ला रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको परसिस्ट करना होगा ना। मशीन लर्निंग में तो आपने जो है मेमोरी में ला के काम कर लिया, अल्टीमेटली उसको डेटाबेस में सेव करना होगा। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। समझ में आया कनेक्शन कैसे बनता है? डेटाबेस में जब भी कनेक्टिविटी करते हैं ना हमें पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है, कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, स्टार्ट किया ना? आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही है। सर आपने एसक्यू लाइट पे स्टार्ट किया है ना डेटाबेस? जी जी, SQLite में ही मैं करा रहा हूँ, आप सर चाहे अभी तो। जी, सर किसी प्रोग्रामिंग से भी इंटीग्रेट तो नहीं किया ना आपने? प्रोग्रामिंग से तो किया है मैंने, सर नहीं, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटीग्रेशन। जावा, ये पाइथन के साथ की तो है मैंने इंटीग्रेशन। ये पाइथन का कोड है ना ये पूरा। ठीक है, इस पे यानी डायरेक्टली रन हो रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे एग्जीक्यूट के अंदर। एग्जीक्यूट के अंदर आपने कोई भी क्वेरी रन करनी हो तो आप रन कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर डेटाबेस में अपडेट की क्वेरी लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ID1 जो है उसका नाम जो है अहमद कर दो। टास्क आपका क्या है? अपडेट द नेम ऑफ स्टूडेंट ID1 to Ahmed, तो it is already available with Anaconda
तो आपने इसको इंपोर्ट कराना है, अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और उसके बाद जो है क्वेरी चला सकते हैं कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट कि सीक्वेंस जो है ना, आपने एक डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया है और आपने इंसर्ट की क्वेरी चलाई है, तो आप जो है दोबारा से अगर कनेक्शन बनाते हैं तो फिर आपके पास दो कनेक्शन बनते हैं। हमारे साथ अभी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये कनेक्शन बना लिया और इस कनेक्शन को मैं इस्तेमाल इसी कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए आगे काम करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से कनेक्शन नहीं बना रहा, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी 4 अहमद और एज डाल दी मैंने। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट के अंदर आप कोई भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो क्वेरी रन हो जाएगी। इट कुड बी एन insert statement, it could be an update statement, it could be a select statement. अब मैं इसको फैच करना चाहूँ तो मैं रन करता हूँ, उठ गया मैंने। तो ये हमारे पास दो रिकॉर्ड्स उठ के आ गए। ठीक है, दोबारा से मैं चलाना चाहूँ तो मैं एक और इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखूँ और अब जो है 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। मैं दोबारा से फैच करूँ तो हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, सर डेटाबेस तो आपने अलग से बना के रखा हुआ है ना एसक्यूएलाइट पे? जी, क्वेश्चन था आपका, फिर से बोलिएगा। सर आपने डेटाबेस तो अलग से बना के रखा हुआ है ना, पाइथन पे तो आप Sorry? क्वेरीज रन कर रहे हैं। सर डेटाबेस तो अलग से बनाया हुआ है ना आपने? आप डेटाबेस अलग से नहीं बनाया, पाइथन के थ्रू ही हम डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को फैच भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम जो है कर्सर जो मिल रहा है, मिसाल के तौर पर ये मैं क्वेरी चलाता हूँ और इस कर्सर की मैं डिस्क्रिप्शन देखना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन भी देख सकता हूँ मैं। तो ये कर्सर की डिस्क्रिप्शन आ रही है। आप डेटाबेस के साथ अगर कोई मेटा डेटा अटैच करते हैं तो यहाँ पे मेटा डेटा भी आ रहा होता है। अभी सिर्फ ये बता रहा है हमारे पास स्टूडेंट की आईडी एक कॉलम है, एक कॉलम नेम है और एक कॉलम एज है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, अब थोड़ी सी वेब स्क्रैपिंग पे हम काम कर लेते हैं। सर डेटाबेस से बिफोर वी मूव रिलेटेड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। आप डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके पैंडास डेटा फ्रेम में किस तरह डाल सकते हो, उसके बारे में अगर एक आधी लाइन हो या समथिंग दैट यू कैन टेल अस अच्छा, वैसे तो सर इवेंचुअली। नासिर जो है ये आपको कराएंगे, सर नासिर। ओके, उनसे पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ ठीक है, लेकिन आपने जो है ना सिंपली ये जो रिकॉर्ड्स आए हैं ना, इसको आप जो है पेंडा के डेटा फ्रेम में पास कर दे तो उससे हो जाएगा। तो ये तो ट्यूपल्स में आ रहे हैं ना, तो सर दैट इज वेयर आई एम कंफ्यूज्ड। एक्सक्यूज नहीं मी नहीं, उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा। जी जी बोले। सर, ये कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन जो है ये हमने इसलिए किया कि ये चेक करें कि इस डेटा फ्रेम में क्या क्या वैल्यूज हैं। जी, इस डेटाबेस से हमने जो रिकॉर्ड्स उठाए हैं उसमें क्या क्या वैल्यू। जी सर। तो अगर मैं पेंडास, जी जी मैं एक सेकंड में ज़रा पेंडा का डेटा फ्रेम बना के दिखा दूँ। ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया, डेटा फ्रेम बन गया।
ठीक है। आप इसके नाम देना चाहें तो नाम भी आप दे सकते हैं, इसके अप्रोप्रिएट मेथड है इसमें। डेटा फ्रेम में आई थिंक कि कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें आप कॉलम्स भी बता सकते हैं। कॉलम्स आई थिंक कर्सर और डिस्क्रिप्शन से आ जाएगा शायद, नहीं। जी सर, कॉलम रीनेम करने आते हैं, दैट वी कैन टेक केयर ऑफ। हाँ वो आप कर भी सकते हैं, और इसका मेथड होगा वो देख लिएगा, ठीक है ना, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये नन का क्या मतलब है? डॉट डिस्क्रिप्शन में नन आ रही है तो समझ नहीं आ रहा। तो वो जो हाँ आपने देखिए, कर्सर ये डॉट डिस्क्रिप्शन इसमें ये मेटा डेटा है ना, ये आपने कोई मेटा डेटा अटैच नहीं किया है। डेटाबेस में आप कोई मेटा डेटा अटैच करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। बहरहाल आप जो है डेटाबेस के कॉलम्स के साथ कुछ मेटा डेटा अटैच कर सकते हैं, तो ये मेटा डेटा अभी कुछ हमने अटैच नहीं किया तो इस वजह से नन आ रहा है, ठीक है। सर जॉइंस के बारे में, अगर एसक्यूएल लाइट में आई एम श्योर जॉइंस भी होते होंगे। जॉइंस तो वैसे ही लगेंगे, आपकी एसक्यूएल की क्वेरी है, क्वेरी में आप जॉइंस लगाएं जिस तरीके से नॉर्मली लगता है, ठीक है। सेम एसक्यूएल वाली सारी क्वेरीज इस पे चल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एसक्यूएल की सारी क्वेरीज इसके ऊपर चल जाएंगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो है हम वेब स्क्रैपिंग देखते हैं। क्विक इन्फो की वेबसाइट को हम स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे गिटहब पे कुछ कोड मौजूद है जिसके थ्रू हम जो है वेब स्क्रैपिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। तो ये पेज है, यूआरएल है जिसके ऊपर आईसीसी का जो है रैंकिंग मौजूद है। इस रैंकिंग को हम उठा के लाएंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट में आपको खोल के भी दिखा दूँ। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमने आईसीसी की क्रिकेट रैंकिंग। जी जी बोले। सर वो मैंने ये क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर फॉर इंस्टेंस HTML ये जो वेबसाइट है इस पे अगर हमें ये चेक करना हो एक से ज़्यादा टेबल्स के बारे में, तो सर वो किस तरह से चेक करेंगे? एक से ज़्यादा टेबल हो तो किस तरीके से स्क्रैप करेंगे, आपका क्वेश्चन ये है? जी सर, ये सर। जी मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ आपको ना। तो ये यूआरएल है, ठीक है। पहला काम हम जो है ब्यूटीफुल सोप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ब्यूटीफुल सोप आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप कोई भी एनाकोंडा की कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे अच्छा, ये ब्यूटीफुल सोप 4 चाहिए हमें। ये BS4 हो गया आई थिंक। सर सूप है, सोप लिखा हुआ आपने, सूप SOUP, आपने अच्छा, SOAP लिखा स्पेलिंग था। जी बहरहाल ये जो है BS4 से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया। अगला काम हमने करना क्या है? पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। ये पैकेजेस को हमने इंपोर्ट किया। BS4 के नाम से हमारी लाइब्रेरी है, इसमें ब्यूटीफुल सोप के नाम से क्लास है। इसको हमने सबसे पहले हम जो है पेज को डाउनलोड करते हैं। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू गेट यूआरएल। गेट का मेथड है, इसको आप कोई भी यूआरएल देंगे वो पेज उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये पेज आ गया, और इस पेज को अगर हम वैसे देखें
तो ये आ रहा है रिस्पॉन्स 200। इसका क्या मतलब सर होता है? जी बोले। सर ये यूआरएल हम ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ना, ये इस वजह से हमने यहाँ पे यूआरएल लिखा है। बिल्कुल, यूआरएल हमने डिफाइन किया ना ऊपर, इस जी पेज सर। से हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको पार्स करना है हमने। से ये रिस्पॉन्स 200 क्या है सर? हाँ, रिस्पॉन्स 200 क्या है? HTTP का जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे काम करता है। हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में साथ साथ वो एक स्टेटस कोड भी देता है। वो स्टेटस कोड जो है, अगर 200 लेवल का कोड है तो इसका मतलब है ओके है, यानी ये पेज जो है सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया है, ठीक है। सर्वर ने ये पेज हमें भेज दिया है। अगर कोई एरर आएगा तो 400 एरर आता है, 500 लेवल का एरर आता है, मुख्तलिफ एरर आते हैं, क्लाइंट एरर, सर्वर एरर, कोई भी एरर हो सकता है। तो 400 लेवल या 500 लेवल का आ रहा है तो इसका मतलब है एरर है, स्टेटस कोड है ये ना 200। तो हमने इसको पार्स किया। अब देखते हैं ये जो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को हम अगर वैसे देखना चाहें तो हम वैसे भी देख सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारा पूरा HTML का पेज आया है, ठीक है। ये क्रिक इन्फो की वेबसाइट से ये पूरा पेज, ठीक है। अगर इसको आप कॉपी करके HTML फाइल बनाएं और उसको ओपन करें तो आपको ऐसे ही पेज दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पेज दिखेगा। ये पेज जो है उसका कोड ये है। तो कर लिया हमने HTML पार्सर के थ्रू। ब्यूटीफुल सोप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने कंटेंट दिया और हमने बोला HTML के पार्सर के थ्रू इसको पार्स कर लो, ठीक है। ये पार्स हो गया। अब हमने जो है पेज को पार्स करने के बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें इस पेज को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस पेज के सोर्स में जाएं, ठीक है। ये सोर्स कोड है इस पेज का। अब इसमें देखें रैंकिंग जो है वो किस टैग के अंदर है। जो टैग हमें चाहिए हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो शुरू के जो है लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। आपको पेज समझना पड़ेगा, पेज जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये रैंकिंग शुरू हो रही है हमारी, ये हमारी रैंकिंग शुरू हो रही है, राइट। रैंकिंग किस तरीके से दी हुई है हमें वो समझना ज़रूरी है। एक टेबल है, स्टोरी इंजन टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमारे पास रॉज हैं और हर रॉ के अंदर एक टीम की रैंकिंग दी हुई है। टेबल का स्ट्रक्चर, पेज का स्ट्रक्चर समझना बड़ा ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स? तो ये टेस्ट चैम्पियनशिप जो है सबसे पहले उसके बारे में आ रहा है। ये TR के टैग के अंदर हमारे पास टीम की पोजीशन, टीम का नाम, टीम ने कितने मैचेस खेले, क्या पॉइंट है, रेटिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले हेडिंग आ गई, उसके बाद जो है इंडिया नंबर 1 टीम है उसके बारे में आ रहा है। उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हमें जो है अगर तमाम टीमों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टोरी इंजन टेबल का
उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्टोरी इंजन टेबल कितने हैं, एक से ज़्यादा है या एक ही है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जाके टेबल फाइंड करते हैं HTML सूप। HTML सूप जो है उसमें हम जो है फाइंड करते हैं तमाम टेबल्स को, जितने भी टेबल हैं उनको फाइंड करते हैं जिनकी क्लास स्टोरी इंजन टेबल है। इंशाल्लाह जब आप लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी HTML पेज को CSS अप्लाई करने के लिए हम इस क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखें कि ये जो पेज है हमारा, इसकी क्लास कौन सी है, ये टेबल की क्लास जो है स्टोरी इंजन टेबल है। ठीक है, तो ऐसा टेबल उठाना है जिसकी क्लास स्टोरी इंजन है, तो उसके अंदर जो है आपको पूरी रैंकिंग मिल जाएगी। तो हम जो है इसको उठा लेते हैं। तो रैंकिंग के हमें क्या मिले, कितने टेबल्स मिले, ये देखें पूरा टेबल उठ के आ गया। ठीक है, इस पेज में से हमने वो पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लिया। राइट स्टूडेंट्स, एक तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कितने टेबल है ये देखना होगा, ये मेरा ख्याल है रैंक सर एक ही टेबल है, रोज ज्यादा है। नहीं, एक नहीं है, ये तीनों फॉर्मेट के आ रहे हैं ना, वनडे का भी आ रहा अच्छा है। सही सही। ठीक है, ये कितने टेबल है, ये सारे टेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, 4-5 टेबल्स हैं आई थिंक। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम साथ में फॉर्मेट भी उठाएंगे। ठीक है, कि किस फॉर्मेट की बात हो रही है, फॉर्मेट भी उठा लेते हैं साथ साथ। ठीक है, वनडे फॉर्मेट की बात हो रही है, कैप्शन यानी बताएंगे ना, हाँ कैप्शन कह लें आप। ठीक है, वो कहाँ मौजूद है, CI फोटो टेबल से कंटेनर डिव है, टेबल के साथ एक डिव है, डिव में CI फोटो कंटेनर के नाम से एक क्लास है, उसमें हेडिंग 3 को उठा लेंगे हम। ठीक है, तो हमें फॉर्मेट भी मिल जाएगा। राइट, तो ये देखें हमारे पास कितने 5 आ रहे हैं, ये 5 फॉर्मेट हैं। अब हम एक एक करके जो है हर फॉर्मेट से रिलेटेड टीम्स की रैंकिंग उठा लेते हैं। राइट, तो ये थोड़ा सा ना आपको पेज को समझना पड़ेगा, ये मैंने पहले से काम किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो जो रैंकिंग है हमारी उस पर लूप लगाया हमने। ठीक है, क्योंकि ये कितने टेबल है, 5 टेबल पड़े हुए हैं इसके अंदर ना रैंकिंग के अंदर। तो पहला टेबल उठाया हमने, और ये इसमें जो पहला टेबल है उसकी हेडिंग जो है फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई होगी। ठीक है ना, कि पहला वाला जो है ICC की टेस्ट चैम्पियनशिप है, तो फॉर्मेट आई को प्रिंट कराया हमने, और उसके साथ साथ हमने क्या कराया, कैप्शन प्रिंट करा दिया। फिर उसमें जितने भी रॉज हैं, TR का मतलब है रॉज हैं, ठीक है, उन रॉज के ऊपर लूप चला के, यानी ये हमारे पास उठाएगा, एक दफ़ा टेस्ट उठाएगा, एक दफ़ा ODI उठाएगा, एक दफ़ा T20 उठाएगा, वगैरह वगैरह। अब टेस्ट के अंदर जो है हर टीम की रैंकिंग, ठीक है, यहाँ पे टीम्स आएंगी, टेस्ट की टीम्स आएंगी, फिर वनडे की टीम्स आएंगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। और अब ये देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, अगर हेडिंग है तो हेडिंग में TH आ रहा है। ठीक है, टीम, पोजीशन, मैचेस, पॉइंट्स, ये हेडिंग है ना, तो यहाँ पे TH आ रहा है, अदरवाइज क्या आ रहा है, TD आ रहा है। TTR। ठीक है, तो पहली दफ़ा में हमने क्या करना है, 0 पे हमने TH को ढूंढना है, अदरवाइज हमने क्या ढूंढना है, TD ढूंढना है। तो यहाँ पर हमने ढूंढा, TH ढूंढा और या TD ढूंढा,
और उसके अंदर से हमने टेक्स्ट निकाल लिया, यानी ये टीम का नाम, जितनी भी चीज़ें हैं लूप लगा के, जितने भी चिल्ड्रन हैं, एक टीम का नाम होगा, फिर टीम की पॉइंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें उठ कर आएंगी। ये सारी चीज़ें उठा के हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, तो ये आ गया आपके पास आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप, उसके बाद जो है पोजीशन। ये मैंने पूरा डेटा उठा के इसको प्रिंट वैसे ही करा दिया लूप लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने आईसीसी के टेस्ट वनडे और T20 की रैंकिंग को एक्सपेक्ट कर लिया। आप चाहते तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के बजाय क्या करते हैं, इसको पेंडा के डेटा फ्रेम में डाल देते हैं, नमपाई की एरे में डाल देते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? असल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, आपको टेबल का स्ट्रक्चर समझना है और फिर आपको उसके हिसाब से देखना है कि मुझे इसके अंदर से डेटा निकालने के लिए कौन सा टैग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? और सर वो टेबल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पेज और सोर्स में जाना पड़ेगा। पेज का सोर्स देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसमें होता है इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे गए ना आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा पेज में जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। ये क्रोम में ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, इसमें थोड़ा सा मसला करता है ये। क्रोम में अगर खोलें तो ये पेज आ रहा है, और मैंने क्या करा, इंस्पेक्ट में गया मैं, ठीक है। इंस्पेक्ट में जाके मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें यहाँ पे खोल देगा। जैसा कि इसमें हाईलाइट कर देता है सारी बात। समझ गए आप मेरी बात? क्या हाईलाइट कर देता है कि कहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही शायद किसी का माइक खुला हुआ है। है? हाँ, किसी का माइक खुला होगा तो बहुत शोर हो रहा है। तो एनीवेज, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको स्क्रैप कर लिया। सर आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज़ अनम्यूट कर लें। सर आप म्यूट हैं। जी जी ठीक है, अब आवाज़ सही आ रही है जी। जी यार। अब इसके बाद जो है हम जो है इसी तरीके से गूगल स्कॉलर को जो है, गूगल स्कॉलर पे आप लोगों ने अगर देखा हो तो आप जो है किसी भी बंदे के रिसर्च प्रोफाइल को देख सकते हैं, ठीक है। scholar.google.com पे जाएं, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर अपना नाम लिखता हूँ, तो ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है कि मेरे रिसर्च पेपर्स कौन से हैं, मेरी साइटेशंस कौन सी हैं। तो इसको जो है किस तरीके से हम स्क्रैप कर सकते हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने काम किया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो वही आपने करना है कि यूआरएल देना है, उसको उठाना है और डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। एसेंशियल लाइब्रेरीज आपके पास जो मौजूद हैं, तो स्क्रैपिंग गूगल स्कॉलर, तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी आपको। जिस बंदे को आप सर्च करना चाह रहे हैं उसका नाम, जैसे मैं अपने बारे में ही सर्च करना चाह रहा हूँ, नुमान इस्लाम, ठीक है। तो ये एड्रेस, ठीक है। तो आप जो है किसी भी बंदे का एड्रेस लिखते हैं ना, यहाँ पे आप जाके लिखते हैं
तो ये एड्रेस बार में एम्बेड हो जाता है, ठीक है। क्यू जो है, क्यू में जो है आप बंदे का नाम जो भी आपने सर्च किया वो आ रहा है, ठीक है। बाकी यूआरएल यही है। तो क्यू में जो है, क्यू का मतलब है क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल टू ऑथर नेम, जो भी मैंने बंदे का नाम पूछा है उसके बारे में मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, राइट। उसके बाद सर क्वेरी में ऑथर नेम के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? ऑथर का नाम ही आएगा ना, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप वैसे तो, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो सर्च होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके पेज को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर वही पार्स करना है। आपने पेज उठाया, ठीक है, HTML5 के थ्रू आपने पार्स किया, 200 रिस्पॉन्स आ रहा होगा इसका, अगर सक्सेसफुली आ रहा होगा तो, ठीक है। तो ये पेज का डेटा तो उठ के आ गया। अब इस पेज के डेटा में हमने क्या करना है, पार्स करना है इसको, ठीक है। पार्स किया हमने, और अब इसमें जो है, अगर इस पेज को आप देखें तो इसमें GSRI जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको इंस्पेक्ट करें अगर, तो GSRI का टैग हमने ढूंढना है। तो ये सारे GS के टैग है, हो सकता है इसमें से उन्होंने चेंज कर दिया हो। तो ये आर्टिकल्स आ जाएंगे, तो GSRI जो है इसमें हमारे काम का है, GS_RI, ठीक है। तो ये GSRI है, इसमें जो है काम की चीज़ें पड़ी हुई हैं। सर GSRI क्या एब्रिविएशन है इसका? ये बस गूगल ने जो बनाए हैं ना, जो गूगल का जो पेज है उसमें जो है उसने कुछ क्लासेस, गूगल स्कॉलर की उसने जो है कुछ क्लासेस उसने डिफाइन की हुई है अपनी ना, CSS की क्लासेस है, उन्होंने अपने हिसाब से जो है कुछ नाम रखा हुआ है, उसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको जो है, जैसे ये बंदे का नाम आ रहा है, उसका पेपर आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो सर ये हम नॉर्मल जो गूगल है google.com.pk उसमें भी ये चीज़ें इस तरह से सर्च कर सकते हैं? उसका आपको टेबल समझना पड़ेगा, उसने जो है HTML पेज को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप इजीली जो है उसको पार्स करके डेटा निकाल सकते हो, सही है। लेकिन आपको जो है उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए जी बोले। इसका मतलब है कि जब तक हमें वो क्लास का नहीं पता जहाँ से हमने डाटा ढूंढना है, तब तक तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे वो ही है। क्लास ढूंढने के लिए हम लोग को सारा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा उस पेज का। पेज को स्टडी करना पड़ेगा, और पेज बिल्कुल को स्टडी करने के लिए हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे या वो सोर्स में जाके कंसोल के थ्रू स्टडी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे सर हैं आप। सर इसका फ़ायदा क्या होगा सर? इतनी लंबी चौड़ी मेहनत यहाँ पे करने से तो हम गूगल पे या वैसे ही चीज़ को वहाँ पे सर्च कर सकते हैं नहीं, डायरेक्टली। नहीं 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 इसका नहीं। इसका फ़ायदा ये है, आपके पास 1 बिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हुए कहीं पे, अब वो आपको पेंडास के अंदर लेकर आने हैं, तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ला सकते हो ना। आप उसको लोड करोगे और उसको पेंडास का फ्रेम बना लोगे। एक टेबल बनाना है, अगर आपने मैनुअली कॉपी कर रहे हो, इलेक्शन का डेटा है, मैनुअली कॉपी कर रहे हो आप, कितना टाइम लगेगा। प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया और आप आसानी के साथ कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। जी सर तो समझ एक गए। एक 1 बिलियन रिकॉर्ड को कैसे हाथ से डालोगे यार। तो उसके लिए क्या करोगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने एक लूप लगाया, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लिया ना, फिर लूप लगा के डेटा उठा सकते हो, ठीक है।
तो वेब स्क्रैपिंग का मकसद ही यही है, ठीक है। सर ये अब इसमें क्या, अपडेट भी हो रहा होता है, ऑटो अपडेट। हाँ सर क्या इसमें कह रहे हैं? डेटा ऑटो ऑटो अपडेट भी हो रहा होगा ना, डेटा जैसे वेबसाइट पे हो रहा है इसी तरीके से हमारे पास भी। बिल्कुल, डेटा अपडेट, फिर आपको भी अपना स्क्रैपिंग का कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए के अंदर यानी हाइपर लिंक के अंदर हेडिंग 3, उसके अंदर फिर एक और लिंक, उसके अंदर फिर टेक्स्ट, ठीक है। टैग के अंदर टैग हमने उठाना है, तो उससे टाइटल मिल जाएगा जी। तो ये जो टाइटल के बाद आपने a.h3.a.text दिया है, सर ये समझ नहीं आया। जी जी, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको। आपको जो है ये तमाम जो है आर्टिकल्स मिल गए। अब हर आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल का सेक्शन मिला होगा ना आपको, यानी क्या मिला होगा, ये पूरा एक सेक्शन मिला होगा आपको, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपको जो है ढूंढना है हेडिंग 3, ठीक है। यानी मैं अगर इसको खोलूँ, GSI था आई थिंक हमारा, ठीक है। RI के टैग के अंदर, अब GSRI के अंदर जो है ये पूरा एक हमारे पास, ये देख रहे हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा एक लेफ्ट साइड पे आर्टिकल सेलेक्ट हो गया। अब इस एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको अगर हम इंटरनली देखें तो इसके अंदर हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें मिसाल के तौर पर इसके अंदर से हमें पता करना है कि हमें पहली चीज़ चाहिए हाइपरलिंक चाहिए, ठीक है। हाइपरलिंक के अंदर हेडिंग चाहिए, और हेडिंग हाइपरलिंक के अंदर जाएं, हाइपरलिंक के टैग के अंदर एक हेडिंग का टेक्स्ट है, उसके अंदर फिर एक और लिंक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है हमें वो उठाना है, ये टाइटल होगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये टाइटल है, रिसर्च पेपर का टाइटल है। तो ये इतने टैग के अंदर घुसा हुआ है, उसको निकालना है हमने, ठीक है सर ये जो पाथ आपने पूरा आइडेंटिफाई किया है, जी। ये एक दफा जरा आहिस्ता से करके बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ पहले आ जाती है, स्क्रीन बाद में आती है, तो पता नहीं चलता कि वो अच्छा, कौन सा टैग है और हम कहाँ पे उसको ट्रैक कर रहे हैं। हाँ देखिए ना, ये आपके पास ये पूरा आपके पास एक GSRI के अंदर जो है, ये पूरा जो है आपके पास एक सेक्शन है, ठीक है। एक रिसर्च पेपर जो है GSRI के अंदर है। अब इसके अंदर से हमें जो है टाइटल चाहिए पहले तो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए, टाइटल जो है तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ सेक्शंस है ना, तो ये सेक्शंस को आपने जो है निकालना होगा। ये पहला हाइपरलिंक, ठीक है। सॉरी, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर हेडिंग 3 को ढूंढें। हेडिंग 3 कहाँ पर है, इसके अंदर हेडिंग 3 कहाँ पर है, हेडिंग 3 H3 ये रहा, ठीक है। ये H3 आ गया, हेडिंग 3। हेडिंग 3 के अंदर हमें क्या ढूंढना है, हेडिंग 3 के अंदर एक लिंक है, ये लिंक है, ठीक है। डेट ऑफ टेक्स्ट। हेडिंग 3 के अंदर ए आ रहे हैं ना, जी ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर से टेक्स्ट उठा लें, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही हमारा टेक्स्ट है जो कि पेपर का टाइटल है, ठीक है। ठीक। आगे आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमारे पास ये उठ के आ गया टेक्स्ट। अच्छा, आपने इस पेज को स्टडी करके गिटहब के ऊपर पहले से कोड डिफाइन किया हुआ है और हम उसको वहां से यहाँ पर टैग कर रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ, मैं कॉपी करके आपको दिखा रहा ठीक हूँ, गिटहब पे कोड ठीक है। मौजूद है, आप उसको देख ठीक है। लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है GSA की क्लास उठाएंगे तो उसमें से भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने लोगों ने साइट किया हुआ है इसको। अब ये जो है इसको पैटर्न मैचिंग भी की हुई है ना, साइटेड बाय के आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है,
तो वो जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो साइटेड बाय जहाँ पे भी मिल रहा है उसके साथ क्या लिखा हुआ है वो उठा लो, तो ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस पेपर को साइट किया है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सब पहला पेज उठाया है अभी ना, तो ये पता चल रहा है कि साइटेड बाय जो है ये इसको, इस आर्टिकल को 650 लोगों ने हवाला दिया अपने रिसर्च पेपर में, और इसका टाइटल ये है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ मैंने करी है, आप जो है इसको इस्तेमाल करके बड़ा काम भी कर सकते हो। असल काम है आपको पेज को स्टडी करना। तो पेज को स्टडी करके आपने टैग्स आइडेंटिफाई करना। कहीं कहीं पे आपको ऐसा हो सकता है कि आप को एग्जैक्ट वो चीज़ ना मिल रही हो, तो फिर आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करोगे कि साइटेड बाय से शुरू हो रहा हो कहीं पे या एंड हो रहा हो। ठीक है, तो सर एक इस तरीके क्वेश्चन से कि आप जो है अप्रॉक्सीमेट टैक्स उठा सकते हैं। जी हम लोग जी वेब जी, स्क्रैपिंग के थ्रू इमेजेस भी निकाल सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग इमेजेस भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप। ठीक है, आप इमेजेस भी निकाल सकते हैं। इमेजेस जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि मिसाल के तौर पर एक टेबल है, टेबल में इमेजेस के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, और टेबल में इमेज से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, तो आपने डेटा भी निकाल लिया, और जब लिंक आया तो आपने एक HTTP रिक्वेस्ट करके उस पेज को डाउनलोड कर लिया और अपने पास फोल्डर में सेव कर लिया। तो ये भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हो। सर आई जस्ट वांट ठीक है टू जी, अंडरस्टैंड, ये h3.a.text के जो आपने अभी दिखाया था इंस्पेक्ट करके, तो उसके अंदर तो लिंक भी था और टाइटल भी था। आपने लिंक को किस तरह क्लीन किए और सिर्फ टाइटल एक्सट्रैक्ट किए, वो किधर हो रहा है, वो सारा लूप किधर चल रहा है? हाँ वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये छोटा सा काम है। आपने जो है ये लिंक आया ना, ये H3 है, H3 के अंदर लिंक है। लिंक के अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये इसके टैग का पार्ट है। इसका टेक्स्ट जो है ना वो सिर्फ ये है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये साफ सुथरा टेक्स्ट था, इसको हमने निकाल लिया, डॉट टेक्स्ट करके इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट कर दिया। अच्छा, हो सकता है कि बाज़ जगहों पे ना ये ना चले, तो फिर H3 जो है उसके साथ हाइपर लिंक ना हो, सिर्फ टेक्स्ट हो, ऐसा भी हो सकता है बाज़ मौक़ों पे ना। जैसे अगर जैसे बात होते हैं ना, उसमें जो है लिंक नहीं बन रहा होता, ये बगैर लिंक के आ रहा होता है, तो उस केस में जो है फिर हमने एक्सेप्शन आ रही है, तो फिर हमने सिर्फ टेक्स्ट जो है हेडिंग से निकालना है, हाइपर लिंक से नहीं निकालना। हाइपर लिंक नहीं आ रहा होगा उस केस में, तो ये एरर हैंडलिंग भी थोड़ी सी की हुई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थोड़ा सा वेब स्क्रैपिंग का इंट्रोडक्शन था, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है वेब स्क्रैपिंग करें और कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आप लोगों से डेटाबेस का काम करवाया था, इस्तेमाल छोटा सा ना कोई सॉफ्टवेयर बनाइएगा जिसके अंदर जो है आप यूज़र से इनपुट लें कि व्हाट डू यू वांट टू डू। आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटाबेस में, अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यूज़र अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करे, फिर आप उससे क्वेश्चन नेम पूछ लें, आईडी पूछ लें, और फिर ये इंसर्ट कराएं, और ये वाइल का लूप चलता रहे। ये सॉफ्टवेयर जो है जब तक के ना रुके, जब तक कि यूज़र खुद एग्जिट ना करे। तो ये एक CRUD ऑपरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, CRUD ऑपरेशन का CRUD से मुराद है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये CRUD ऑपरेशन पे आप जो है थोड़ा सा काम करें डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, और कोशिश करें आप लोग जो है पोस्टग्रेस के साथ मुझे करके दिखाएं। पोस्टग्रेस के साथ, पोस्टग्रेस SQL पाइथन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है क्लासेस के नाम में फ़र्क आ सकता है, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप लोग? नहीं अभी। अच्छा,
कल जो है सन्नासिर की क्लास है, फिर हमें 2 एक्स्ट्रा क्लासें करनी है। एक तो सन्नासिर की रह गई थी और एक मेरी भी लास्ट वीक रह गई थी क्लास। तो इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू पीपल के जो है वो क्लास कब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है जनाब, रमज़ान है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको वी विल कवर आफ्टर द रमज़ान। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।